हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बीजेपी को पिछले 9 सालों की सत्ता में ये गुमान हो गया था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी को ये गुमान भी हो गया था कि उसने कांग्रेस को खत्म कर दिया है, उसके आगे विपक्ष की कोई औकात नहीं है। अपनी हर जीत पर बीजेपी नेता ऐसे ही गुमान भरे बयान देते रहते थे, दिया करते थे, अभी भी देते हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के न केवल गुमान को तोड़ दिया है, बल्कि उसकी हसरतों पर भी पानी फेर दिया है। बीजेपी तो ये मानकर चल रही है, यह मानकर चल रही थी कि कर्नाटक में उसे पूरा बहुमत मिलेगा और उसके बाद अगले साल यानी 2024 के चुनावों में भी उसे 300 के पार सीटें मिलेंगी। अमित शाह ने तो मार्च में ही, इसी साल के मार्च में ही कह दिया था कि मोदी जी अगले साल मई में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अमित शाह को भी क्या पता होगा कि अगले साल मई तो अभी दूर है। इसी मई में बीजेपी की सरकार कर्नाटक से चली जाएगी और उसके बाद विपक्ष आम चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होने लगेगा। दरअसल अब वही हो रहा है। नीतीश कुमार इस मुहिम में कई महीनों से लगे हैं। वो लगातार देश में घूम घूम कर सभी खेमों के नेताओं से मिलकर उन्हें एक बैनर तले लाने में लगे हुए हैं और अब ये तय है कि विपक्षी एकता के इस मंच पर कांग्रेस का ही बैनर लगेगा। आज नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दिल्ली आवास पर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान विपक्षी एकता को मजबूत करने के रोड मैप और पटना में विपक्षी नेताओं की संभावित बैठक पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कांग्रेस महासचिव जो संगठन के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख ललन सिंह भी मौजूद थे। जैसा आपने देखा कि शनिवार यानी 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, ये तमाम नेता शामिल हुए। विपक्ष का यूं एक साथ आना दोस्तों बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, वहीं कांग्रेस की मजबूती का संकेत भी है। कांग्रेस ने यह संकेत पहले ही दे दिया था जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी कर्नाटक में, और अब कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी का मुकाबला करने का दम उसी में है। कर्नाटक और उससे पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की चुनावी हार ने बताया है कि बीजेपी आमने सामने की लड़ाई में असुरक्षित हो जाती है। ये आमने सामने की लड़ाई में असुरक्षित हो जाती है। लेकिन उससे पहले, इसके आगे भी बढ़ें, लेकिन उससे पहले ज़रा पीछे आना चाहता हूं। और आज जो बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, इधर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ केसी वेणुगोपाल भी हैं और ललन सिंह भी हैं। इन पांचों के बीच जो बातचीत चल रही है, उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने बाहर निकलकर मीडिया से चर्चा की। मीडिया से क्या कुछ कहा, क्या कुछ रणनीतियां अंदर बनी, ज़रा उसको सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और कैसे आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी खुद को असुरक्षित महसूस करती है, ये समझेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं केसी वेणुगोपाल ने कहा क्या। We had a detailed discussion about the opposition parties meeting. We will decide the date and place of the meeting within 1 or 2 days. This is what we decided today. Opposition party meeting will be held and the date will be decided within 1 or 2 days, and date and place will be inform you within 1 or 2 days. How many parties will participate, sir? How many parties you are expecting to participate in that meeting? Majority, vast majority of the party will attend. तो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हम डेट और प्लेस यानी तारीख और जगह ये दोनों बहुत जल्दी बता देंगे, एक दो दिनों में, कि कहां कब मीटिंग होनी है, विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है। पहले कहा जा रहा था कि पटना में एक मीटिंग बुलाने का जो प्रस्ताव है वो जब नीतीश कुमार और
ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई थी, तो ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव दिया था कि एक मीटिंग बुला लीजिए, पटना में बुला लीजिए, तो ये बात चल रही थी। लेकिन अब आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तो फिर ये तय हुआ है कि आगे क्या कुछ करना है। इसमें एक बात और तय की गई है, वो बात ये कि आगे आम आदमी पार्टी के साथ किस ढंग से बढ़ना है, यानी आगे कैसे बढ़ना है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लेकर के आई है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, उस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये भी आज साफ हुआ है। लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले इस मीटिंग के बाद एक ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जानकारी दी कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बातें हुई हैं। ज़रा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कुछ ट्वीट में है। देखिए ज़रा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं, अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। श्री राहुल गांधी और हमने आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। देखिए, श्री राहुल गांधी और हमने आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश, अब एकजुट होगा देश। बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए आगे अब बढ़ें। और आमने सामने की लड़ाई की मैं बात कर रहा था कि आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है, या कहें तो बीजेपी असुरक्षित हो जाती है। बीजेपी की जीत अक्सर वोटों के विभाजन के कारण होती है, ये आप सबने देखा। जहां जहां 2, 3, 4 पार्टियां होती हैं, वोट आपस में डिवाइड होते हैं और बीजेपी उसका फायदा उठा जाती है। तो अब कांग्रेस और उसके नेतृत्व में बाकी विपक्ष यही कोशिश कर रहा है कि उनका एका बना रहे, यानी वो एकजुट रहें और वोटों का विभाजन न हो पाए। नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इस बात को समझ चुके हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और मायावती जैसे नेताओं को अब समझना बाकी है, अभी बाकी है। नीतीश कुमार फिलहाल इसी मुहिम में लगे हैं कि ये लोग भी समझ लें इस बात को। अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कमोबेश अगर कहें तो आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम भी ले सकते हैं, केसीआर, के चंद्रशेखर राव। तो ये इन लोगों को अभी समझना बाकी है। बीजेपी कांग्रेस के आगे कमज़ोर हो रही है, उधर उसकी खेमेबाजी उसे भी और भी तोड़ रही है। कैसे कह रहा हूँ कि कमज़ोर हो रही है? कर्नाटक और हिमाचल की हार इसका एक जीता जागता उदाहरण है, और राजस्थान में भी अब यही लग रहा है कि बीजेपी फिर से विपक्ष में बैठे। अभी शनिवार को नागौर जिले के लाडनू में राजस्थान बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, विपक्ष के उपनेता और राज्य के केंद्रीय मंत्री समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन एक इंसान वहां मौजूद नहीं था, और उसका नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वो इस बैठक में नहीं पहुंची। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले पार्टी में गुटबाजी उसके कमजोर होने की निशानी है। उधर मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी में आए? ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई, और ये आज से नहीं चल रही है। अभी तो सब कुछ धीरे धीरे गुडी गुडी चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव भी, वैसे वैसे तमाम बड़े नेता अब पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के कई बड़े नेता इधर से उधर, यानी कि पाला बदल के कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान का हाल बुरा है ही, और तीसरी मार जो बीजेपी पे पड़ रही है वो ये है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने सैनिकों की लाशों पर लड़ा है। अगर उस दौरान जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ता और कई अधिकारी जेल तक जाते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता। उनके इस दावे से बीजेपी के लिए जनता के बीच जाकर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। जिस पुलवामा के कारण, जिस पुलवामा के दम पर 2019 में बीजेपी को राष्ट्रवाद का सहारा मिला,
राष्ट्रवाद की आंधी बही, राष्ट्रवाद की लहर कह लें, उस लहर पर सवार नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन अमित शाह की चाहत कि तीसरी बार अगले साल इसी महीने में शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी 28 तारीख को 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी उत्साहपूर्वक एक कार्यक्रम करने जा रही है। क्या अगले साल भी ऐसा होगा? इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, क्या अब वही उसके लिए यानी पुलवामा अब उसके लिए बड़ा गड्ढा बनने जा रहा है? जिस पुलवामा के नाम पर चुनाव जीत के आए, क्या वही पुलवामा अब बड़ा गड्ढा साबित होगा? ये देखना होगा, समय के गर्त में है, देखेंगे हम। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में बात करेंगे कि क्या कांग्रेस की जीत, कर्नाटक की जीत, हिमाचल की जीत और आगे की सधी चालों से बीजेपी को मात मिलने लगी है? क्या हार के धक्के बीजेपी की उम्मीदों को ताश के महल की तरह गिरा देंगे? और क्या विपक्षी एकता तोड़ देगी बीजेपी की उम्मीदें? और इन सब के बीच पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो चुप हो ही नहीं रहे हैं, बार बार पुलवामा को सामने ले आते हैं, वो कितना बड़ा झटका देंगे ये भी समझेंगे। नीतीश कुमार की चाल क्या रंग लाएगी? क्या राहुल गांधी जो ये तस्वीर देख रहे हैं, चुपचाप हाथ रखे, चुपचाप सुन रहे हैं, ये क्या गुन रहे हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। आइए